हेलो दोस्तों, मेरा नाम विशाल सोनोने पाटिल, सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर सीजीएल 17 और डिफरेंट विशाल यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसे कि आप लोगों को पता है, हम यहाँ पे पूरा का पूरा जीएस का कोर्स ख़त्म करने वाले हैं 4 to 5 मंथ्स में। और जीएस स्टार्ट करने का मकसद ही यही था कि जैसे कि मैंने पाया कि पूरे यूट्यूब पे किसी ने भी फ्री में और पेड भी कंटेंट कह सकते हैं आप, इतना बढ़िया तरीके से जीएस नहीं पढ़ाया है और बहुत सारे बच्चों को जीएस में तकलीफ हो रही है। इसलिए अभी हमने जीएस का पोर्शन कंप्लीट करने का ठान लिया है। तो आप निश्चिंत हो के डिफरेंट विशाल यूट्यूब चैनल से जीएस पढ़िए, आपका पूरा का पूरा जीएस 100% होगा और 40 मार्क्स आपको मिलेंगे, ये मेरा पर्सनल गारंटी है। ठीक है, बस आप सभी लोगों से यही एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दिया करो। कमेंट सेक्शन से मुझे पता चल जाता है या लाइक से मुझे पता चल जाता है कि आपको कितना वीडियो पसंद आ रहा है, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। ठीक है, कंटेंट वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, तो प्लीज़ आप लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दिया करो। इससे एक मोटिवेशन मिलता है मुझे वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, जैसे कि कल हमने केमिस्ट्री स्टार्ट कर दिया था, तो कल हमने जस्ट मैं एक बार रिवाइज कर लेता हूँ 2-4 मिनट। हमने फादर ऑफ केमिस्ट्री पढ़ा था एंटनी लवाइजर, उन्होंने हाइड्रोजन को नाम दिया था, ऑक्सीजन को नाम दिया था, यहाँ कल हम पूरा पढ़ लिए थे। कंबशन थ्योरी उन्होंने दिया था एंटनी लवाइजर, इसलिए उनको फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है। देन हमने पीरियड टेबल स्टार्ट किया था। हमें पता है कि जैसे टोटल 118 एलिमेंट्स है आज के डेट में। फिर फर्स्ट पेपर डोबेरा एनर्जी ने दिया था, उन्होंने लॉ ऑफ ट्राइड्स या लॉ ऑफ ट्रिपलेट कह सकते हैं आप, ये दिया था। तो क्वेश्चन आ सकता है कि लॉ ऑफ ट्रिपलेट किसने दिया था। ठीक है, देन हमने एटॉमिक मास पढ़ा था, जो कि होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। देन एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, एटॉमिक नंबर को जेड से डोनेट करते हैं, सब हमने कल पढ़ लिया था। डोबेरा एनर्जी ने वैसे तो 5 ट्रिपलेट दिए थे, लेकिन 4 कह सकते क्योंकि 5वां तो बहुत ही बुरी तरह से फेल हुआ था। इन लिथियम सोडियम पोटेशियम ये इनका फर्स्ट ट्रिपलेट था। देन कैल्शियम स्ट्रॉन्टियम बेरियम ये सेकंड ट्रिपलेट था। देन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ये थर्ड। ये सारी चीज़ें हमने कल पढ़ ली हैं। तो जिन्होंने भी कल का लेक्चर नहीं किया होगा, प्लीज़ कल का लेक्चर कर लीजिए, बहुत आपको फ़ायदा होगा। और एक लेक्चर वाइज चलिए, मतलब फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर ऐसे करते चलिए, आपको बहुत फायदा होगा। और 101% जीएस में 40 आउट ऑफ 50 मार्क्स लाना ये हमारा टारगेट है। और जो भी हमारे स्टूडेंट रहे उनको पता है कि कंटेंट में कितना पावरफुल रहता है अपना कंटेंट, और 100% बच्चे स्कोर करते। ठीक है, तो जैसे कि पीरियड टेबल बनने की हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो फर्स्ट एफर्ट तो डोबेरा एनर्जी ने दिया। देन उसके बाद आए न्यूलैंड। ठीक है, न्यूलैंड ने सेकेंड एफर्ट बनाया, सेकेंड एफर्ट किया कि पीरियड टेबल बनाया जाए। ठीक है, तो 1865 में न्यूलैंड ने सेकेंड एफर्ट दिया था, जैसे कि अब आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, यही अभी हम पढ़ने वाले। ठीक है, वो एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे न्यूलैंड। और उनके ज़माने में यानी न्यूलैंड जब पीरियड टेबल बनाने की कोशिश कर रहे थे या अरेंजमेंट करने की कोशिश कर रहे थे एलिमेंट्स को, तब उनके ज़माने में टोटल नॉन एलिमेंट थे 56। ये पूछा जा सकता है कि न्यूलैंड के ज़माने में कितने एलिमेंट्स थे, तो 56, 50 + 6 यानी 56। ठीक है, और उनके ज़माने में फर्स्ट एलिमेंट जो था उस वक्त, नॉन एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट वो था हाइड्रोजन, और लास्ट एलिमेंट जो था वो थोरियम। ठीक है, जो उन्होंने अरेंज किए थे उनके टेबल में, जो उन्होंने अरेंज किए थे उसमें फर्स्ट एलिमेंट था हाइड्रोजन और लास्ट एलिमेंट था थोरियम। तो ये आपको याद रखना है। तो देखो न्यूलैंड ने क्या किया था कि न्यूलैंड, जैसे आपको यदि संगीत का थोड़ा भी कुछ पता हो तो आपको पता होगा कि सुर होते हैं, 7 सुर होते हैं संगीत में, सा रे गा मा पा दा नी सा। तो सा फिर से रिपीट हो जाता है। वैसे ही न्यूलैंड ने ये कहा कि मैं इसमें ऐसे एलिमेंट को अरेंज करूंगा ना कि हर 8 एलिमेंट, हर 8वां एलिमेंट, हर 8 एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट की जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स शो करेगा। जैसे ही सा रे गा मा पा दा नी सा में जैसे कि फिर से 8 जो सुर होता है वो सेम होता है, जैसे सा फर्स्ट और 8 फिर से सा आ जाता है। वैसे ही न्यूलैंड ने बोला कि मैं ऐसे अरेंजमेंट करूंगा एलिमेंट को कि हर 8 एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट की कैरेक्टरिस्टिक शो करेगा। इसी को उन्होंने लॉ ऑफ ऑक्टेव कहा था। ठीक है, अभी समझ में आया होता बहुत अच्छी बात है। फिर मैं आपको उनका टेबल दिखाऊंगा, न्यूलैंड ने जो अरेंजमेंट किया था वो मैं दिखाऊंगा, उससे आपको और अच्छे से पता चलेगा। तो क्वेश्चन एक आ सकता है एग्जाम में कि भैया लॉ ऑफ ऑक्टेव किसने दिया था, तो सिंपल सा आंसर है न्यूलैंड। ऑक्टेव यानी जैसे कि आपको पता होगा कि ऑक्टेव यानी 8 होता है, तो इसीलिए इसको लॉ ऑफ ऑक्टेव कहा जाता है, क्योंकि हर 8वां एलिमेंट या हर 8 एलिमेंट क्या करता है, सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स शो करता है।
तो इसीलिए लॉ ऑफ ऑक्टेव किसने दिया था? न्यूलैंड। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद किसी पिछले 2018-19 के सीजन में आया था कि लॉ ऑफ ऑक्टेव किसने दिया था, तो आंसर था सिंपल न्यूलैंड। ठीक है, ये अभी मैंने टेबल इससे लिया है, इंटरनेट से लिया है, ये न्यूलैंड का टेबल है। तो देखो जैसे आप देख पा रहे होंगे कि फर्स्ट जो एलिमेंट है वो है हाइड्रोजन, एच यानी हाइड्रोजन, देन सेकेंड यल यानी यल यानी लिथियम, देन थर्ड बी यानी बेरिलियम, देन फोर्थ बी यानी बोरॉन, देन फिफ्थ सी यानी कार्बन, देन एन यानी नाइट्रोजन, देन ओ यानी ऑक्सीजन। ठीक है, तो ओ कितना होता है? सेवंथ होता है। उसके बाद 8 नंबर पे आता है एफ यानी फ्लोरीन। ठीक है, तो देखो हाइड्रोजन का 8 कौन सा है? फ्लोरीन है, तो हाइड्रोजन के नीचे फ्लोरीन रखा है, यानी हाइड्रोजन और फ्लोरीन सेम कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं। वैसे ही लिथियम का 8 एलिमेंट कौन सा होता है? सोडियम होता है, यानी सोडियम, इसीलिए लिथियम के नीचे सोडियम रखा गया है। यानी लिथियम और सोडियम का कैरेक्टरिस्टिक सेम रहता है, तो एवरी 8 एलिमेंट। वैसे ही बी के नीचे एम लिखा है, और बी का 8 एलिमेंट यदि आप देखोगे तो वो एम यानी मैग्नीशियम आता है, और बेरिलियम और मैग्नीशियम का कैरेक्टरिस्टिक सेम रहता है। ठीक है, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज उनका सेम रहता है, कैरेक्टरिस्टिक सेम रहता है। तो यही न्यूलैंड ने बोला था कि मैं ऐसे अरेंज करूंगा कि हर 8 एलिमेंट का कैरेक्टरिस्टिक सेम रहेगा पिछले वाले की। जैसे हाइड्रोजन का 8 एलिमेंट एफ यानी फ्लोरीन, उनका कैरेक्टरिस्टिक सेम है। लिथियम का 8 एलिमेंट सोडियम है, उनका कैरेक्टरिस्टिक सेम है। ठीक है, वैसे ही सोडियम के हम आगे जाए तो सोडियम के आगे 8 एलिमेंट जो आएगा वो है पोटेशियम, यानी के से डिनोट करते हैं पोटेशियम को। ठीक है, जो कि यानी सोडियम के नीचे लिखा है। तो लिथियम सोडियम पोटेशियम तीनों का कैरेक्टरिस्टिक सेम होता है, और वो एक दूसरे के नीचे रखे, क्योंकि लिथियम का 8 एलिमेंट सोडियम है और सोडियम का 8 एलिमेंट पोटेशियम है। ठीक है, ये पीरियड टेबल आपको बिल्कुल भी याद नहीं रखना है, बिल्कुल भी याद नहीं रखना है। बस आपको इस न्यूलैंड की जो सेकेंड एफर्ट है उसमें बस ये कुछ चीज़ें यही याद रखनी है कि लॉ ऑफ ऑक्टेव किसने दिया? न्यूलैंड ने दिया। ठीक है, उसके ज़माने में फर्स्ट एलिमेंट कौन सा था? हाइड्रोजन था। लास्ट एलिमेंट कौन सा था? थोरियम था। उस टाइम टोटल नॉन एलिमेंट कितने थे? 56 थे। ठीक है, लेकिन एक ड्रॉबैक आप बोल सकते हैं कि ऑक्टेव रूल क्या हुआ? अप्लाई टिल कैल्शियम, यानी सिर्फ कैल्शियम तक ही ऑक्टेव रूल अच्छा रहा, उसके बाद ऑक्टेव रूल में एरर आने स्टार्ट हो गए। ठीक है, तो ऑक्टेव रूल कब तक था, यानी न्यूलैंड ने जो बोला था वो कब तक सही था? कैल्शियम, देखो कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 है। ठीक है, तब तक ही था, उसके बाद ऑक्टेव रूल गलत होना स्टार्ट हो गया, इसीलिए फिर हमने न्यूलैंड का ये जो रूल था ये हमने नहीं लिया। ठीक है, आफ्टर कैल्शियम ऑक्टेव रूल फेल्ड। तो इतना ही है, न्यूलैंड में कुछ ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अभी हम देखेंगे मेंडेलीव जी ने क्या किया पीरियोडिक टेबल में। फर्स्ट डोबेर एनर्जी ने किया, लॉ ऑफ ट्राइड्स दिया, लॉ ऑफ ट्रिपलेट दिया। ठीक है, देन न्यूलैंड ने दिया, लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया। अभी मेंडेलीव ने क्या किया? एक्चुअली मेंडेलीव को फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल कहा जाता है। ठीक है, आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल कौन है, तो आंसर है मेंडेलीव। 1869 में उन्होंने कोशिश की थी पीरियोडिक टेबल बनाने की, और पब्लिश किया था उनका वो जो पीरियोडिक टेबल उन्होंने बनाया था 1872 में वो पब्लिश किया था, एक जर्मन जर्नल में पब्लिश किया था। ठीक है, तो इनको फादर ऑफ पीरियड टेबल कहा जाता है क्योंकि उन्होंने फर्स्ट टाइम एलिमेंट को ग्रुप और पीरियड में अरेंज किया था। ग्रुप क्या होता है? वर्टिकल कॉलम जो होता है ना, वर्टिकल लाइन जो होती है ना, उसे ग्रुप कहा जाता है। ठीक है, मैं आपको मेंडेलीव का पीरियड टेबल दिखाऊंगा, उसमें और बातें क्लियर हो जाएगी। बस आपको अभी ये याद रखना है कि जो वर्टिकल लाइन जो होती है वो ग्रुप होता है, और जो हॉरिजेंटल लाइन जो होती है वो पीरियड होता है। ये फर्स्ट टाइम मेंडेलीव ने बोला था कि भैया जो वर्टिकल लाइन रहेगी मैं ऐसे अरेंज करूंगा कि वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे मतलब टेबल में आएंगे। ठीक है, एलिमेंट्स, और जो वर्टिकल लाइन रहेगी उसको ग्रुप कहेंगे, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन रहेगी उसको पीरियड कहेंगे, ऐसा मेंडेलीव ने बोला था, इसलिए उनको फादर ऑफ पीरियड टेबल कहा जाता है। ठीक है, अभी हम देखेंगे मेंडेलीव का पीरियड टेबल। जैसे कि आपको मेंडेलीव का पीरियड टेबल या वहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, तो देखो जैसे एच सबसे ऊपर है हाइड्रोजन, उसके नीचे एल यानी लिथियम है, देन उसके नीचे एन यानी सोडियम है, देन उसके नीचे पोटेशियम यानी के है। ठीक है, तो ये जो ऊपर से नीचे जो लाइन आ रही है ना, यानी जो वर्टिकल लाइन है, जो खड़ी जो लाइन है, उसे ग्रुप कहा गया था। ठीक है, और जैसे अभी एक हॉरिजॉन्टल लाइन हम ले लेते हैं, देखो जैसे एल आई लिथियम, उसके बाद बी यानी बेरिलियम, देन बी यानी बोरान। ठीक है, वो सेकेंड जो
हॉरिजॉन्टल लाइन है ना वो मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है। देन सी यानी कार्बन, एन यानी नाइट्रोजन, ओ यानी ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये जो ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन थी, ठीक है, उसको पीरियड कहा गया था, ये मेंडेलियो ने किया था। और आपको देखो जो पिंक कलर के जो कुछ वहाँ पे स्पेसेस दिखाई दे रहे होंगे, तो एक्चुअली मेंडेलियो ने क्या किया था पता, ये स्पेस एम्प्टी रखे थे, यहाँ पे कुछ भी एलिमेंट नहीं था जब मेंडेलियो ने पीरियोडिक टेबल बनाया था। और मेंडेलियो ने कहा था कि फ्यूचर में कुछ एलिमेंट्स यहाँ पे आपको साइंटिस्ट लोगों को मिलेंगे और उसको फिर वहाँ पे आपको फिलअप करना है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी, ठीक है। वो फ्यूचर देख रहे थे क्योंकि उनको पता था ऐसे यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स आने वाले हैं फ्यूचर में जिसको हम पीरियोडिक टेबल में यहाँ पे जगह दे सकते। तो जितने भी पिंक कलर के हैं एक्चुअली वो वहाँ पे एम्प्टी स्पेसेस है और वो बाद में भरे गए जब मेंडेलियो जी का डेथ वगैरह हो गया, उसके बाद वो पिंक जो स्पेस है वो भरे गए थे, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी मेंडेलियो की। और यदि आपको पूछा जाए कि भैया मेंडेलियो की इसमें कितने ग्रुप्स थे, तो 8 ग्रुप्स थे मेंडेलियो के पीरियोडिक टेबल में। कितने? 8 ग्रुप्स थे, 8 ग्रुप्स थे। कैसे भाई? देखो जो रोमन इसमें ऊपर दिख रहा होगा आपको, 1 रोमन में, 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ऐसे 8 ग्रुप्स थे मेंडेलियो के पीरियोडिक टेबल में। और पीरियड्स कितने थे? 7 पीरियड्स थे, ठीक है। 7 वर्टिकल लाइंस, 7 हॉरिजॉन्टल लाइंस थी और 8 वर्टिकल लाइंस थी, यानी 8 ग्रुप थे और 7 पीरियड्स थे। ये क्वेश्चन आ सकता है कि मेंडेलियो पीरियड टेबल में कितने पीरियड्स थे भाई, तो आंसर है 7। मेंडेलियो के पीरियड टेबल में कितने ग्रुप्स थे, तो आंसर है 8, ठीक है। तो क्या था मेंडेलीव्स लॉ या मेंडेलीव जी का पीरियोडिक लॉ, ठीक है। बहुत ही आसान है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एनी एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन टू देयर एटॉमिक मासेस, ठीक है। मेंडेलीव ने क्या किया कि भैया मेरा जो लॉ है उसके अनुसार फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी जो होती है एलिमेंट्स की, फिजिकल यानी भौतिक, केमिकल यानी रासायनिक, ठीक है। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी जो होती है किसी भी एलिमेंट की, वो कैसी होती, और पीरियोडिक फंक्शन टू देयर एटॉमिक मास। एटॉमिक मास ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंडेलीव जी ने पीरियड टेबल अकॉर्डिंग टू एटॉमिक मास बनाया था, ठीक है। उन्होंने एटॉमिक मास को यूज करते हुए पीरियोडिक टेबल बनाया था। इस पूरे लाइन में सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड यही है कि मेंडेलीव ने भाई क्या यूज किया था, एटॉमिक मास यूज किया था। इसके आगे जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आएगा उसमें एटॉमिक नंबर यूज किया गया। ये दो डिफरेंस है, ये एक डिफरेंस है दो पीरियोडिक टेबल में एक्चुअली। तो मेंडेलीव ने क्या यूज किया था, एटॉमिक मास यूज किया था। मेंडेलीव ने बोला था कि जो भी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज होती है एलिमेंट्स की वो पीरियोडिक फंक्शन होती है किसकी, एटॉमिक मास की। तो उन्होंने जो पीरियोडिक टेबल बनाया था उसमें उन्होंने क्या किया था, लेफ्ट से यदि आप राइट जाओगे मेंडेलीव के पीरियोडिक टेबल में तो आप पाओगे कि एटॉमिक मास इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। लेफ्ट से आप राइट जाओगे मेंडेलीव के पीरियोडिक टेबल में तो आप पाओगे कि एटॉमिक मास इंक्रीज हो रहा है। वैसे ही आप ऊपर से यदि नीचे आओगे तब भी आप यही पाओगे कि एटॉमिक मास इंक्रीज हो रहा है। ये मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल था, ठीक है। मैं फिर से आपको मेंडेलीव का पीरियोडिक टेबल दिखाता हूँ। जैसे कि आप देखो अभी, देखो सेकेंड हॉरिजॉन्टल लाइन देखो, उसमें देखो बी बोरॉन क्या है, 10.8 लिखा है उसके नीचे, वो एटॉमिक मास है बोरॉन का। सी कार्बन का 12 है, एन नाइट्रोजन का 14 है, वो ऑक्सीजन का 16 है, एफ फ्लोरीन का 19 है। तो देखो इंक्रीज हो रहा है ना। कार्बन का एटॉमिक मास बोरॉन से ज़्यादा है, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कार्बन से ज़्यादा है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास नाइट्रोजन से ज़्यादा है, फ्लोरीन का एटॉमिक मास ऑक्सीजन से ज़्यादा है। तो ऐसे ही राइट हैंड साइड में जा रहे हो तो एटॉमिक मास इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। ओके देन देखो जैसे फर्स्ट जो है ब्लू कलर की जो वर्टिकल लाइन यानी फर्स्ट ग्रुप जो है वो हाइड्रोजन के नीचे 1.01 लिखा है, उसका एटॉमिक मास है हाइड्रोजन का 1। लिथियम का 6.94 है, वो उसका एटॉमिक मास है। सोडियम का 23 है, पोटेशियम यानी के का 39 है। तो देखो जैसे ऊपर से नीचे आ रहे तब भी एटॉमिक मास इंक्रीज हो रहा है। यही मेंडेलीव ने कहा था और यही उसने अपने पीरियोडिक टेबल में बनाया है, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा कि मेंडेलीव का पीरियोडिक टेबल पहली बात तो एटॉमिक मास के अनुसार था, उसने एटॉमिक मास का यूज़ किया था मेंडेलीव ने। और उसने बोला था कि फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज आर पीरियोडिक फंक्शन टू देयर एटॉमिक मासेस। और जैसे राइट हैंड साइड में जाओगे तो एटॉमिक मास इंक्रीज होंगे और ऊपर से नीचे जाओगे मेरे पीरियोडिक टेबल में तो तब भी एटॉमिक मास इंक्रीज होंगे। तो जैसे कि फर्स्ट एलिमेंट जो था मेंडेलीव के पीरियोडिक टेबल में वो था हाइड्रोजन। सिमिलरली न्यूलैंड के टाइम पे फर्स्ट एलिमेंट क्या था, उसके टाइम पे वो भी हाइड्रोजन था। मेंडेलीव के ज़माने में भी फर्स्ट एलिमेंट हाइड्रोजन ही था। और लास्ट एलिमेंट जो था मेंडेलीव के पीरियोडिक टेबल में वो था यूरेनियम 238,
न्यूलैंड के ज़माने में कौन सा था? थोरियम था। लेकिन मेंडेलीव के ज़माने में यूरेनियम 238 था। उसके पीरियड टेबल में यूरेनियम 238 ये लास्ट एलिमेंट था। और सेकंड लास्ट एलिमेंट जो था वो थोरियम था, जो कि न्यूलैंड के टाइम पे लास्ट एलिमेंट थोरियम था और सेकंड लास्ट एलिमेंट मेंडेलीव के टाइम पे थोरियम था। ठीक है, मेंडेलीव के टाइम का भी हम याद करते हैं। फर्स्ट एलिमेंट मेंडेलीव का था हाइड्रोजन, लास्ट एलिमेंट था यूरेनियम 238, सेकेंड लास्ट एलिमेंट था थोरियम। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अभी मिनट्स देखते हैं हम मेंडेलीव के पीरियड टेबल। फर्स्ट जो मिनट था वो ये था कि एम्प्टी स्पेस इन पीरियड टेबल फॉर फ्यूचर एलिमेंट में, जैसे बताया कि जो पिंक कलर का जो था, मैंने आपको जब मेंडेलीव पीरियड टेबल दिखाया था तो वहाँ पे पिंक कलर के कुछ मैंने आपको स्पॉट्स दिखाए थे, वो एम्प्टी स्पेसेस थे। वहाँ पे जब मेंडेलीव ने पीरियड टेबल बनाया तो वहाँ पे कुछ भी नहीं था, एम्प्टी स्पेसेस थे और उसने फ्यूचर के लिए रखा था। ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी, मैंने पहले ही बताया। तो कुछ एम्प्टी स्पेस है, उनके नाम उस टाइम क्या थे और वहाँ पे बाद में कौन से एलिमेंट आए, ये कभी कभी एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए मैं यहाँ पे ये लिखा हूँ। इका बोरॉन, इका बोरॉन जो एम्प्टी स्पेस, मेंडेलीव ने उसको इका बोरॉन नाम दिया था। बाद में इका बोरॉन की जगह पे स्कैंडियम, इका बोरॉन की जगह पे स्कैंडियम आया था। स्कैंडियम को हम SC से लिखा जाता है, स्कैंडियम को। ठीक है, स्कैंडियम। इका बोरॉन की जगह पे कौन आया था, पूछा जा सकता है क्वेश्चन, तो स्कैंडियम। वैसे ही इका सिलिकॉन नाम की एक जगह दी थी मेंडेलीव ने, और इका सिलिकॉन की जगह पे आया था जर्मेनियम। जर्मेनियम को GE से लिखा जाता है। इका सिलिकॉन की जगह पे आया था जर्मेनियम। देन इका एल्यूमिनियम की जगह पे आया था गैलियम। इका एल्यूमिनियम की जगह पे आया था गैलियम। देन इका मैग्नीज की जगह पे आया था टेक्टेनियम। ठीक है, इका बोरॉन की जगह पे आया था स्कैंडियम, इका सिलिकॉन की जगह पे आया था जर्मेनियम, इका एल्यूमिनियम की जगह पे आया था गैलियम और इका मैग्नीज की जगह पे आया था टेक्टेनियम। ये कुछ चीज़ें ये आपको याद रखनी है, कभी एग्जाम में पूछा जाए तो इसको आपको आंसर करना है। ठीक है, तो ये मेरिट था। देन डीमेरिट क्या था? जैसे मेंडेलीव ने बोला था कि जैसे जैसे हम राइट हैंड साइड में जाएंगे तो एटॉमिक मास इंक्रीज होना चाहिए। लेकिन यदि आप मेंडेलीव का पीरियड टेबल देखोगे तो वहाँ पे आप पाओगे कोबाल्ट और निकेल की जगह। ठीक है, मैं अभी आपको मेंडेलीव का पीरियड टेबल दिखाता हूँ। देखो अभी आप राइट हैंड साइड में देखो, जैसे कि आप राइट हैंड साइड में देख पा रहे हो 8 नंबर का जो ग्रुप है वहाँ पे सबसे ऊपर आपको CO और Na दिखाई दे रहा होगा। CO यानी कोबाल्ट, Na यानी निकेल। CO का एटॉमिक मास है 58.9 और निकेल का एटॉमिक मास है 58.7। एक्चुअली निकेल CO के यानी कोबाल्ट के राइट हैंड साइड में है, तो निकेल का एटॉमिक मास ज़्यादा होना चाहिए, बट यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि निकेल का एटॉमिक मास कम है। ठीक है, कोबाल्ट का एटॉमिक मास 58.9 और निकेल का एटॉमिक मास है 58.7, बट एक्चुअली निकेल का एटॉमिक मास 58.9 से ज़्यादा होना चाहिए था, लेकिन वो कम है। और मेंडेलीव ने क्या बोला था, जैसे राइट हैंड साइड में जाओगे तो एटॉमिक मास इंक्रीज होगा, लेकिन यहाँ पे तो कम हो रहा है। ऐसे ही आप दूसरी जगह पे भी देखोगे, आप नीचे जब देखोगे तब भी कुछ कुछ जगह पे ये पाया गया है कि जैसे राइट हैंड साइड में जाते हो तो एटॉमिक मास डिक्रीज हो रहा है, बल्कि इंक्रीज होना चाहिए। तो कोबाल्ट निकेल का ये फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व हुआ था, इसलिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये फर्स्ट डीमेरिट हो गया, भैया उन्होंने जो बोला था वो तो गलत बोल के। देन सेकेंड सबसे बड़ा डीमेरिट है, सबसे बड़ा डीमेरिट ये है कि भैया आइसोटोप के लिए जगह ही नहीं थी मेंडेलीव के पीरियड टेबल में। आइसोटोप्स के लिए कोई जगह नहीं थी मेंडेलीव के पीरियड टेबल में। अभी मैं ये आपको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन उसके पहले आइसोटोप्स क्या होते हैं ये हम समझेंगे। उसके बाद में एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे आइसोटोप्स की जगह नहीं थी। बस आपको ये याद रखना है कि एक डीमेरिट था कि आइसोटोप्स की जगह नहीं थी मेंडेलीव के पीरियड टेबल में, उसको मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा। उसके पहले मुझे आइसोटोप्स आपको समझाना पड़ेगा। जिनका साइंस बैकग्राउंड रहा है उनको पता होगा आइसोटोप्स क्या है, बट जिनका नहीं है साइंस बैकग्राउंड उनके लिए मैं बताता हूँ। देखो आइसोटोप्स क्या होते हैं, द एलिमेंट विच हैज सेम एटॉमिक नंबर बट एटॉमिक मास आर डिफरेंट। जो एलिमेंट उसका सेम एटॉमिक नंबर है लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट है, उसे आइसोटोप्स कहा जाता है। हमें पता है एटॉमिक नंबर हम Z से डिनोट करते हैं, मैंने कल पढ़ाया था आपको ये। एटॉमिक मास को A से करते हैं, तो एटॉमिक नंबर तो सेम रहेगा लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट रहेगा। ठीक है, मैं और आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कोई भी एलिमेंट है ना, उसका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास कैसे डिनोट करते, जैसे फॉर एग्जांपल X नाम का एक एलिमेंट है, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर। देखो उसके पैरों में Z है, Z क्या है यानी एटॉमिक नंबर, यानी पैरों पे किसी भी एलिमेंट के पैरों पे हम एटॉमिक नंबर लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, और सिर के ऊपर राइट हैंड साइड में एटॉमिक मास लिखते हैं। देखो Z यानी एटॉमिक नंबर, A यानी एटॉमिक मास, ऐसा दिखाई देता है, ऐसे डिनोट करते हैं हम एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर को। जैसे ऑक्सीजन है,
ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, इसलिए पैरों के वहाँ पे 8 लिखा है, O के पैरों के इधर 8 लिखा है। और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है, इसलिए उसके सिर के ऊपर 16 लिखा है। तो ऐसे डिनोट करते हैं। वैसे जैसे कैल्शियम है, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है, तो इसलिए पैरों के उधर 20 लिखा है। और एटॉमिक मास 40, इसलिए सिर के ऊपर 40 लिखा है। तो कैसे एटॉमिक नंबर लिखते हैं या एटॉमिक मास हम लिखते हैं एलिमेंट के साथ, ये बस बताने के लिए मैंने आपको ये एग्जाम्पल दिया था। ठीक है, तो आइसोटोप की भैया फर्स्ट डेफिनेशन क्या है कि एटॉमिक नंबर तो सेम रहेगा और एटॉमिक मास डिफरेंट रहेगा। यानी आइसोटोप में क्या होता है, एटॉमिक नंबर सेम और एटॉमिक मास डिफरेंट। सेकंड डेफिनेशन क्या होती है आइसोटोप की, भैया नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट। अब ये डेफिनेशन कैसे आई, जैसे फर्स्ट डेफिनेशन में ये था कि एटॉमिक नंबर सेम रहेगा। एटॉमिक नंबर यानी क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो यदि एटॉमिक नंबर सेम है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी सेम है। तो फर्स्ट और सेकंड डेफिनेशन का मैं रिलेट करके आपको आइसोटोप के दोनों डेफिनेशन में बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये आइसोटोप के सेकंड डेफिनेशन का ये पार्ट आपको पता चला कि नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम क्यों, क्योंकि एटॉमिक नंबर सेम है। सेकंड डेफिनेशन में बोला गया है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट रहेंगे। कैसे, फर्स्ट डेफिनेशन में यह था कि भैया एटॉमिक मास डिफरेंट रहेगा। अभी एटॉमिक मास क्या होता है, कल हमने पढ़ा था, एटॉमिक मास यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। इस दोनों में यदि नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, क्योंकि एटॉमिक नंबर सेम है, तो यदि एटॉमिक मास मेरे को डिफरेंट चाहिए तो क्या चेंज होना चाहिए कि भैया मेरे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन चेंज होने चाहिए। क्योंकि एटॉमिक मास यानी A इज इक्वल टू P प्लस N होता है, उसमें यदि P सेम है तो N डिफरेंट होगा, तभी A डिफरेंट होगा। सिंपल लॉजिकल कंसेप्ट। ठीक है, तो ये दो डेफिनेशन है आइसोटोप में कि पहला कि एटॉमिक नंबर सेम है तो एटॉमिक मास डिफरेंट, और सेकंड डेफिनेशन की नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट रहेंगे। ठीक है, अभी हम आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन देखेंगे। जैसे कि फर्स्ट आइसोटोप है, आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन के देखेंगे तो आपको आइसोटोप्स और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे कि फर्स्ट आइसोटोप है 1H1, वहां पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा 1H1 यानी प्रोटियम। सेकेंड आइसोटोप है 1H2 यानी ड्यूटेरियम। थर्ड आइसोटोप है 1H3 यानी ट्रिटियम। ठीक है, ये अभी मैं और अच्छे से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। 1H1 यानी पैरों के उधर जो 1 है, पैरों के इधर हम क्या लिखते हैं, एटॉमिक नंबर लिखते हैं, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन। इसलिए मैंने 1 इज इक्वल टू Z इज इक्वल टू P किया है। Z यानी एटॉमिक नंबर, P इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। देन सर के ऊपर जो 1 है वो क्या रहता है, सर के ऊपर एटॉमिक मास रहता है, इसलिए मैंने 1 इज इक्वल टू A इज इक्वल टू P प्लस N लिखा है प्रोटियम के इधर। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। वैसे ही सेकेंड जो आइसोटोप है हाइड्रोजन का, वहां पे क्या है 1H2 यानी फिर से एटॉमिक नंबर 1 ही है, पैरों के इधर 1 है। ठीक है, और एटॉमिक मास कितना है 2 है। और जो थर्ड जो है आइसोटोप हाइड्रोजन का, उसमें फिर से क्या है 1H3 यानी फिर से एटॉमिक नंबर 1 है और एटॉमिक मास क्या है 3 है। तो आपको समझ में आ गया होगा तीनों जो हाइड्रोजन के जो है आइसोटोप्स 1H1 1H2 1H3, इन तीनों में एटॉमिक नंबर तो सेम ही है जो कि है 1, और एटॉमिक मास डिफरेंट है। प्रोटियम में एटॉमिक मास 1 है, ड्यूटेरियम में एटॉमिक मास 2 है और ट्रिटियम में एटॉमिक मास 3 है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन आइसोटोप की बिल्कुल ये फॉलो करता है, इसीलिए ये हाइड्रोजन के आइसोटोप बन गए। ठीक है, ये फर्स्ट डेफिनेशन, एटॉमिक नंबर सेम और एटॉमिक मास डिफरेंट। सेकंड डेफिनेशन क्या थी, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम रहेंगे और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट रहेंगे। वो कैसे, प्रोटियम में नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 रहते हैं, क्योंकि जो एटॉमिक नंबर रहेगा वही नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। ड्यूटेरियम में भी देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 है, ट्रिटियम भी में P इज इक्वल टू 1 यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 ही है। लेकिन प्रोटियम में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 0 है। क्यों, क्योंकि भैया एटॉमिक मास तो 1 है और एटॉमिक मास इज इक्वल टू क्या होता है P प्लस N यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। यदि प्रोटॉन 1 है तो न्यूट्रॉन को 0 होना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 0 है। ड्यूटेरियम का एटॉमिक मास 2 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 है, तो फिर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एटॉमिक मास होता है। वैसे ही ट्रिटियम में एटॉमिक नंबर 1 है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 2 है, क्योंकि ट्रिटियम का एटॉमिक मास 3 है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा कि नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट है। तो दोनों डेफिनेशन के अनुसार आइसोटोप ये है हाइड्रोजन के, प्रोटियम ड्यूटेरियम ट्रिटियम। ठीक है, तो आइसोटोप आपको समझ में आ गए होंगे। यदि एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाए कि विच आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन हैज A इज इक्वल टू Z यानी एटॉमिक मास इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर, तो सिंपल सा आंसर है प्रोटियम। ठीक है, याद रखना, पूछा जा सकता है। तो हमने आइसोटोप क्यों पढ़ा, क्योंकि सेकंड जो डिमेरिट था मेंडेलीव का वो ये था कि आइसोटोप्स के लिए कोई जगह नहीं है मेंडेलीव के पीरियोडिक टेबल में। देखो अभी हाइड्रोजन के क्या है 3 आइसोटोप है, तीनों का एटॉमिक मास अलग अलग है और मेंडेलीव ने पीरियोडिक टेबल एटॉमिक मास के ऊपर बनाया था, तो फिर तीनों के लिए जगह तो अलग अलग होनी चाहिए थी ना। अभी हम मेंडेलीव का पीरियोडिक टेबल देखते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो
होंगे कि हाइड्रोजन यानी H वहाँ लिखा है, एक ही जगह है हाइड्रोजन के लिए। लेकिन यदि एटॉमिक मास के अनुसार यदि हाइड्रोजन को हमें रखना है तो हाइड्रोजन हमें 3 जगह पे रखना चाहिए, क्योंकि एटॉमिक मास अलग अलग है, प्रोटियम का अलग है, ड्यूटेरियम का अलग है, ट्रिटियम का अलग है, जो कि हाइड्रोजन के आइसोटोप है, लेकिन हाइड्रोजन तो एक ही जगह पे लिखा है। तो फिर आइसोटोप को जगह नहीं दी थी मेंडेलीव ने, और ये बहुत बड़ा एरर था, बहुत बड़ी गलती थी मेंडेलीव की पीरियोडिक टेबल में। यदि ऐसा ही वैसे पोलिनियम के भी बहुत सारे आइसोटोप्स होते हैं, फिर ऐसे अलग अलग एलिमेंट के बहुत सारे आइसोटोप आ जाते हैं, फिर ऐसे आइसोटोप्स को यदि जगह दे देते मेंडेलीव एटॉमिक, क्योंकि उनका पीरियोडिक टेबल एटॉमिक के मास के अनुसार है तो उनको जगह देनी पड़ती, और यदि वो ऐसा दे देते तो 3-4 पेज का पीरियोडिक टेबल बन जाता, फिर पीरियोडिक टेबल बनाने का फायदा ही क्या, है ना, ये लॉस हो रहा था। तो ये बहुत बड़ी गलती थी मेंडेलीव की कि उन्होंने आइसोटोप्स को जगह नहीं दी। ठीक है, तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, आज हमने न्यूलैंड का एफर्ट देखा। ठीक है, न्यूलैंड ने ऑक्टेव रूल दिया था, ये हमने पढ़ा, है ना। देन हमने मेंडेलीव का पढ़ा, मेंडेलीव की पीरियड टेबल में 8 ग्रुप्स थे, 7 पीरियड्स थे। देन उन्होंने एटॉमिक मास के अनुसार उन्होंने पीरियड टेबल बनाया था। देन उन्होंने कुछ एम्प्टी स्पेसेस दिए थे, जैसे इका बोरान की जगह पे स्कैंडियम आया, बाद में इका सिलिकॉन की जगह पे जर्मेनियम आया, इका एल्यूमिनियम की जगह पे गैलियम आया, इका मैंगनीज की जगह पे टेक्टेनियम आया। देन कुछ डीमेरिट थे, जैसे कोबाल्ट निकेल, है ना, निकेल का एटॉमिक मास कम था फिर भी वो कोबाल्ट के राइट हैंड साइड में आया, ये फर्स्ट था। और सेकेंड डीमेरिट ये था कि आइसोटोप्स को जगह नहीं थी मेंडेलीव के पीरियड टेबल में। आइसोटोप्स क्या होते हैं ये भी हमने पढ़ा कि एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। एटॉमिक नंबर सेम और एटॉमिक मास डिफरेंट, ये होता है आइसोटोप्स। ठीक है, तो ये सारा हमने आज पढ़ा। हम कल फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे। ठीक है, और ऐसे हम पूरा केमिस्ट्री ख़त्म करेंगे बहुत ही अच्छे से। 20-25 डेज में हमारा टारगेट है कि पूरा का पूरा केमिस्ट्री ख़त्म करें, और एक भी क्वेश्चन आपका गलत ना हो। प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना, उतना ही कॉन्फिडेंस बढ़ता है, उतना ही अच्छा लगता है कि यार बच्चे देख रहे हैं वीडियो को। और वीडियो को प्लीज़ डाउनलोड करके मत पढ़िए, ठीक है, क्योंकि उतना ही फिर वॉच टाइम बढ़ता है तो उतना ही फिर अच्छा लगता है। ठीक है, प्लीज़ कोऑपरेट करिए। ठीक है, और डिफरेंट विशाल अपना टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पे आपको इस नोट्स मिल जाएंगे, ये कंटेंट जो हम बना रहे हैं। टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना। ठीक है, थैंक यू सो मच।